हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे कि हम मैथ्स को कैसे पढ़ सकते हैं। अब आते हैं मैथ्स की बात पर। अगर जब हम आते हैं तो हम 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। बाकी क्लास से यहाँ पर मैथ्स का सिनेरियो जो है वो अलग है, क्योंकि अब तुमको मैथ्स की पूरी बुक आने वाली है और शायद इस साल रेड्यूस सिलेबस भी ना हो, तो पूरे अलजेब्रा के और पूरे ज्योमेट्री के चैप्टर्स आपको आएंगे। तो अगर इतने सारे चैप्टर्स आने वाले हैं और एक साथ एक ही दिन में 2 घंटे में इनको लिख कर आना होगा, तो इसको पढ़ा कैसे जाए। तो पहले तो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ आज कि मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने मैथ्स कैसे स्टार्ट किया, शायद आप कुछ उससे रिलेट कर पाएँ। तो मैं जब क्लास 10th में था तो मेरा मैथ्स जो था वो वीकेस्ट सब्जेक्ट था। आज मेरा कोर सब्जेक्ट जो है, मैं जो 10th स्टैंडर्ड को कोर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, वो है मेरा मैथ्स, यानी कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ बेसिकली। तो हमारे टाइम पे जो मैथ्स होता था वो 150 मार्क्स का होता था। 150 मार्क्स का मैथ्स होता था, यानी कि 75 मार्क्स का अलजेब्रा होता था और 75 मार्क्स का क्या होता था, ज्योमेट्री होता था। ठीक है, बड़ा पेपर रहता था। पेपर का लेवल भी ठीक ठाक रहता था, बहुत टफ नहीं रहता था और बहुत इजी भी नहीं रहता था, मीडियम लेवल का पेपर रहता था। अब ये हुआ कि जब मैंने स्टार्ट करा पढ़ना, तो मेरे को अभी भी याद है, मेरा मैथ्स का पहला लेक्चर जो था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर था। आप में से कुछ लोगों ने शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर भी ली होगी। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाया जा रहा था तब पहली एक्सरसाइज आई, उसमें टीचर ने ये कहा कि अगर कोई इक्वेशन इस तरह से दिखे, ax² + bx + c = 0, अगर इस फॉर्म में हो तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। सिंपल है, बच्चे समझ जाते हैं, 2-4 एग्जाम्पल देख के समझ जाते हैं। अब टीचर ने एक्सरसाइज को कराना शुरू किया। क्लास में सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं है। अब मैं जो है मुंह देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी सिंपल सी चीज़ जो है वो क्लिक नहीं हो रही थी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसे। मैं घर पर आया, घर पर आने के बाद मैंने ये बात अपने घर पर बताई, तो मेरे घर पे एक थोड़ा सा रिएक्शन ये था कि भाई तुमको इतनी सिंपल चीज़ें समझ आ रही है, 10th कैसे करोगे। तो उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, इतना भी एट ए पॉइंट ये भी लगा कि भाई अब तो रो दिया जाएगा, लिटरली 10th स्टैंडर्ड अपने से होने वाली नहीं है। पर मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा चलो ट्राई तो करते हैं। फिर जब पूरा एक बार मैथ्स करा कर हो गया कोचिंग में, हमारे यहाँ समर्स में पूरा मैथ्स करा दिया जाता है, तो समर वेकेशन में पूरी एक बार मैथ्स हो गया करा कर। मेरे में एक बात ज़रूर थी कि मुझे आए या नहीं आए, मैं प्रैक्टिस ज़रूर करता था। तो पहली बार तो मैंने पूरी देखकर प्रैक्टिस करी, जो सर कराते थे वही जाके रिपीट कर देता था और किताब में लिख देता था। जब दूसरी बार मैथ्स कराना शुरू हुआ, जब स्कूल भी शुरू हुई, तब मेरे को हल्का हल्का क्लिक होने लगा। अब हल्का हल्का क्लिक होने लगा तो क्या होने लगा, अब मेरे को समझने आने लगा। जब समझने आने लगा तो मेरा ध्यान क्लास में और थोड़ा बढ़ने लगा। अब मैंने क्या किया, टीचर ने अगर बोल देते थे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है 2 बार कर लो, ठीक है, 2 बार करनी है आपको। मैं क्या करता था, उस एक्सरसाइज को जाकर 3 बार करता था। 2 बार सबमिट कर देता था होमवर्क में और 1 बार खुद के प्रैक्टिस के लिए करता था। ऐसे करते 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 मैंने क्या किया, मैथ्स डेली बेसिस पर करना शुरू किया और किसी भी दिन मैथ्स का नागा नहीं किया। मैंने अपनी कोचिंग में शायद 9 से लेकर 12 तक कभी छुट्टी ही नहीं करी। तो मैं डेली मैथ्स करता चला गया। अब जब मेरा डेली मैथ्स होता चला गया तो मेरे को और कॉन्फिडेंस आता गया और मेरे को चीज़ें आने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं बीमार पड़ गया, तो मेरा कंस्ट्रक्शन चैप्टर था जो छूट गया। तो जो इस साल बच्चे उनको मालूम पड़ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन सबसे आसान चैप्टर होता है। और जब दूसरी बार कराया गया कंस्ट्रक्शन, तब मुझसे कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं, पता नहीं क्यों, पर मेरे से हुआ ही नहीं कंस्ट्रक्शन। तो उसके अलावा जो सबसे टफ चैप्टर मानते हैं 10th में हम, वो होता है सर्कल्स। तो मैंने क्या किया, मैं बोला भाई 2 चैप्टर छोड़कर नहीं जा सकते। उस टाइम पे वेटेज ऐसा था, आपको 1 चैप्टर छोड़ के जाएँ तो चलेगा, आप पूरा पेपर तब भी कर सकते हैं, अभी भी वैसे ही कुछ है, पर 2 चैप्टर पर तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, सर्कल उठाया और सर्कल को प्रैक्टिस कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। अब ये हो गया, अब फाइनली एग्ज़ाम का दिन आ गया। एग्ज़ाम तक मेरे इतने मार्क्स आने लगे थे कि मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं तो मैथ्स में आउट ऑफ स्कोर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली लास्ट के 2-3 महीने मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स लेकर आता था। 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में ख़त्म करके आ जाता था। अब हुआ ये कि जब फाइनली एग्ज़ाम का दिन आया, तो जैसे आपका पेपर होता है मैथ्स 1 मैथ्स 2 का, तो हमारा भी एक दिन अलजेब्रा का पेपर था और एक दिन ज्योमेट्री का था। मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया था। तो मैंने क्या किया, अलजेब्रा का पेपर दिया और उसमें कुछ सिली मिस्टेक्स करके आ गया। पर ज्योमेट्री का जो पेपर था मेरा बहुत अच्छा गया, क्योंकि मेरे को समझ आ गया था कि यहाँ पे ध्यान से करना है। तो ओवरऑल जब मेरा 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया तो मुझे 150 में से 138 मार्क्स मिले थे, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा स्कोर है, पर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था।
क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम था कि मैंने प्रैक्टिस कितनी करी है, टोटल 150 लाने की प्रैक्टिस करी है, तो मेरे 150 तो आने ही चाहिए, और मेरे आए कितने? 138 है। तो इस तरह से मुझे वहाँ से मैथ्स करने का मोटिवेशन मिला, और इस तरह से मैंने 10th स्टैंडर्ड से मैथ्स किया। बता दूं कि मेरा 10th स्टैंडर्ड 2010 में हुआ था, तो अभी तकरीबन 12 साल होने आ जाएंगे उसको, और मैं तकरीबन अभी 8 बैचेस 10th के ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मैं पहले जूनियर लेवल से शुरू करते हुए मैंने 8 बैचेस तकरीबन 10th के देखे हैं। तो ये मेरी स्टोरी थी। अब मैं इससे क्या क्या सीख मिली है वो बताऊँगा, और आप कैसे मैथ्स करेंगे वो बताऊँगा। सबसे पहली बात, एग्ज़ाम का पैटर्न समझ ले फिर से। टोटल 100 मार्क्स का मैथ्स होगा, उसमें 50 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे अलजेब्रा को यानी कि M1 को, और 50 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे मैथ्स 2 को, M2 को। ये 50 में से भी ऐसा होगा कि 40 मार्क्स रिटर्न के होंगे और 10 मार्क्स इंटरनल यानी कि स्कूल के हाथ में होंगे। और सेम पैटर्न यहाँ होगा, 40 यहाँ आपके हाथ में होंगे रिटर्न, और 10 मार्क्स इंटरनल स्कूल के हाथ में होंगे। ये मार्क्स का तो कुछ नहीं करना है, स्कूल से मिल जाते मेजॉरिटी। बाकी जो 80 मार्क का उसमें क्या करना है, 80 मार्क में जो जो चैप्टर्स आपको है, आहिस्ता आहिस्ता हम सारे चैप्टर्स इंशाल्लाह करेंगे यहाँ पर चैनल पर। तो जो जो चैप्टर्स हमारे पास है इस साल, तो हम उसमें ये करेंगे कि आप उसमें से पहले सारे चैप्टर्स को कर लो, ठीक है। आपने जब सारे चैप्टर्स को कर लिया, तब आप ये देखो कि आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है और कौन सा चैप्टर नहीं आता। फिर उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कौन सा पूरा एक चैप्टर आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, उसको हम तब डिसाइड करेंगे। आप एक अलजेब्रा में से और एक ज्योमेट्री में से पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा है तो। अगर आता है, अभी भी टाइम है और रेगुलर शुरू करोगे तो इंशाल्लाह ज़रूर वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल पैटर्न तो आप समझ गए कि इस तरह का पैटर्न होता है, और हर चैप्टर का अपना एक वेटेज होता है। वेटेज मैं आपको दे दूंगा जैसे ये बात क्लियर हो जाएगी कि भाई रिड्यूस सिलेबस आने वाला है या नहीं आने वाला है। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, मैथ्स को पढ़ना कैसे है। सबसे पहली बात, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है। आप कॉन्सेप्ट या मेथड किससे समझेंगे? स्कूल से, कोचिंग से, या यूट्यूब वीडियो से। इससे आपने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। अब आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोचिंग में हैं, तो जैसे कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, तो हम डायरेक्टली किस पर जाते हैं? एग्जाम्पल्स पर नहीं जाते, हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पर जाते हैं। अगर आप खुद से करने की कोशिश करें थ्रू यूट्यूब के थ्रू, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को करेंगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को क्यों करना? सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को इसीलिए करना ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे मैं ये कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज पर जंप करें, ठीक है। तो आपको फिर इसके बाद एक्सरसाइज पर जाना है। तो कॉन्सेप्ट सीख लिए, फिर उसके बाद आप या तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल पर चले जाएँ, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पहले देख लें, फिर उसके बाद आप किस पर चले जाएँ? एक्सरसाइज पर चले जाएँ। एक्सरसाइज बहुत तबीयत से सॉल्व करनी है। तबीयत से माने बहुत अच्छे से आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और मतलब एकदम ऐसे सॉल्व करो कि एक भी चीज़ उसमें छूटनी नहीं चाहिए, एक भी डाउट आपको आना नहीं चाहिए। भले से थोड़ा टाइम लगा के करो, अपने पेस पे करो, थोड़ा सा स्लो करो, चलेगा, पर वो एकदम अच्छे से एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। एक्सरसाइज सॉल्व होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्सरसाइज सॉल्व होने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप उसका टेस्ट दीजिए, ठीक है। जितनी भी एक्सरसाइज होगी उसका टेस्ट दीजिए। टेस्ट में जैसे मार्क्स आएंगे, फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको कैसे पढ़ना है, या उस टॉपिक पर फिर से जाना है या आगे बढ़ जाना है। और एक बात रह गई भाई प्रॉब्लम सेट की। सर प्रॉब्लम सेट का क्या करना है? क्या प्रॉब्लम सेट में से बहुत ज़्यादा सम्स आते हैं? प्रॉब्लम सेट करना ज़रूरी है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट याद रखो प्रॉब्लम सेट में से सिर्फ अराउंड 20% क्वेश्चन पेपर में होंगे, या भी उससे भी कम। या आपने एक्सरसाइज भी कर ली तो भी सफिशिएंट होता है। मेजॉरिटी उसमें MCQs आते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि प्रॉब्लम सेट में से आप MCQs को देख लें, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ सिर्फ टेक्स्ट बुक करना काफ़ी है क्या? सॉल्व्ड एग्जाम्पल यानी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, सब हो गया। ये सब का सब हम टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, बराबर है। टेक्स्ट बुक के अलावा एक और एक चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, वो होते हैं PYQs। PYQs क्या होते हैं? पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, मतलब सैम्पल पेपर जो कहते हैं वो। कई लोग ऐसे होते हैं कि मेजॉरिटी टाइम्स हम ये करते हैं, हम पूरी बुक ख़त्म करते हैं, फिर सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा ना करें, आप ये करें कि आप जैसे आप एक्सरसाइज आपने पूरा एक चैप्टर ख़त्म कर लिया, उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं, 3 साल या 4 साल के मैथ्स के पेपर अपने पास रख ले, प्रिंट निकाल कर। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं पेपर तो हमको कहिए, हम उसको अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है।
तो वहाँ पर सारे वहाँ के पेपर से, फॉर एग्जांपल आपने लीनियर इक्वेशन सीख लिया, लीनियर इक्वेशन होने के जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको करने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर क्या करेंगे, बस ऑलमोस्ट आपको यही करना है। टेक्स्ट बैक के बाहर से कितना आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। कितना आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आता है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ नहीं आता बाहर से। ये होने के बाद जब पूरी टेक्स्ट बुक तैयार हो जाएगी आपकी, हाँ, तब फिर आप जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर या फुल लेंथ पेपर पर जाएंगे, ठीक है। उसके लिए टाइम है आपके पास। कुछ जनरलाइज बातें इस वीडियो से आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो आप मेरी स्टोरी से भी सीख सकते हैं। पहली बात जो है, मैथ्स को रेगुलर रखो, रेगुलर बेसिस पर मैथ्स को प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात, मैथ्स में अगर डाउट्स है तो क्लियर करो, उसको जमा मत करके रखो डाउट्स को। तीसरी बात, PYQs करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वो करेंगे तो आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि हाँ भाई पेपर तो है जो इस तरीके से आता है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कुछ बातें आपको इसमें से ध्यान रखनी है। आपको अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शंस में बताओ कि सर हमें ये डाउट है, हमें ये पूछना है, ताकि हमें भी आइडिया मिले, अगले वीडियो में हम उसको इंक्लूड कर सकें। बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं भी। तो आप अगर अच्छा लगता है, अगर आप कुछ सीखने मिलता है इससे, तो इसको ज़रूर शेयर करें। टिल देन कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, बाय।